नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व बहस, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, गिद्ध और उसकी उपयोगिता तथा काबुल एयरपोर्ट के बाहर सीरियल ब्लास्ट पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत में मतदान की दो प्रमुख प्रणालियों के संदर्भ में, जिसका नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, और दोनों में किस बात को लेकर बहस देखी जा रही है उस संदर्भ में। हाल ही में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को लेकर व्यापक बहस देखी जा रही है। इस प्रणाली के तहत मुख्य रूप से कम वोटिंग प्रतिशतता होने पर भी अधिकतम सीट जीते जाने को लेकर जो बहस देखी जा रही है, उसके निवारण के संदर्भ में अनेक बार ये कहा जाता है कि भारत में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनावों को कराए जाने की आवश्यकता है। हालांकि आपको ये समझना है कि भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों ही विभिन्न रूपों में विद्यमान है, किंतु जो सामान्य चुनाव होते हैं जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देखे जाते हैं, उस प्रकार के आम चुनावों के संदर्भ में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब राज्यसभा और राष्ट्रपति के साथ ही विधान परिषद आदि के चुनाव देखे जाते हैं, तो उसमें जिस मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसे हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में जानते हैं। हालांकि हाल के समय में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को लेकर जिस प्रकार के असंतोष देखे जा रहे हैं, उसके संदर्भ में कई बार विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि हमें संपूर्ण रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की, तो वह क्या होता है। आपको याद रखना है कि भारत द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात एक ओर तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के माध्यम से संसदीय स्वरूप को अपनाया गया और इसमें विधायिकाओं का चुनाव करने के संदर्भ में, जिसमें मुख्य रूप से लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव शामिल होता है, उसको किए जाने के संदर्भ में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली के तहत पूरे देश को महत्वपूर्ण रूप से लोकसभा चुनावों के संदर्भ में विविध निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें वर्तमान में 543 निर्वाचन क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से देखे जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है और सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अन्य की तुलना में निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसको प्राप्त हुए वोट 50% से कम हो। जीतने की इस प्रणाली के चलते ही कई बार वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और आंकड़ों के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया जाता है कि जिस प्रकार से चुनाव को जीता गया है वह वास्तव में बहुमत के आधार पर जीता नहीं गया है, अपितु दूसरे ही माध्यम से जीता गया है। जैसे कि 2014 के आम चुनावों में यह देखा गया कि जीतने वाले दल एनडीए के द्वारा कुल डाले गए वोटों का 31% ही हासिल किया गया। इसके बावजूद उनके द्वारा बहुमत हासिल किया गया था। यह इस तथ्य के बावजूद है कि मतदान करने वाले 100% लोगों में से 69% लोगों ने एनडीए के समर्थन में मतदान नहीं किया था। हालांकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेगा वह विजयी होगा, भले ही उसके द्वारा 50% वोट प्राप्त किए गए हों अथवा नहीं। इसी के चलते पार्टियों के समूह जो कुल मतदान के 50% से भी कम वोट प्राप्त करते हैं, वह कभी कभी संसद में कुल सीटों का 75% से अधिक भी प्राप्त कर पाने में सफल हो जाते हैं। इस प्रणाली को एकल सदस्य बहुलता या बहुलता मतदान प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें विनर्स टेक ऑल यानी विजेता सब कुछ ले लेता है, इस सिद्धांत को माना जाता है। इसके तहत जो विजेता को प्राप्त हुए वोट होते हैं उनकी महत्ता देखी जाती है और अन्य सभी वोटों की अवहेलना ही कर दी जाती है। भारत द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात से ही मुख्य रूप से आम चुनावों के संदर्भ में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है और इसको हमने क्यों अपनाया है, इसको समझने की आवश्यकता है।
सबसे पहली बात जो इसके सकारात्मकता के रूप में कही जाती है वो है इसकी सादगी और समझने में आसान होना, जिसके चलते इसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की जाती है। इसमें किसी प्रकार के चुनाव और राजनीति के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है और विशेष रूप से जब इसको अपनाए जाने अथवा न अपनाए जाने के संदर्भ में संसदीय बहस देखी जा रही थी तो इसको इस बात के आधार पर ही अपनाया गया कि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में सबसे ज्यादा आसान है और देश की कम पढ़ी लिखी आबादी को भी इसको समझने में मुश्किल नहीं होगी। और इसके विपरीत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जिस प्रकार का गुणा भाग और गणित देखा जाता है वह कम पढ़ी लिखी आबादी के लिए समझने में मुश्किल हो सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से निर्वाचकों के द्वारा अपने सांसद या विधायक का चुनाव किया जाता है और इसके माध्यम से यह निर्वाचन क्षेत्र, संसद सदस्य और मतदाता के बीच एक निजी संबंध को स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ यह निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक जवाबदेही और प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा दे सकता है, जिसके चलते इसको अपनाए जाने पर बल दिया जाता है। आपको यह भी समझना है कि यह व्यवस्था मतदाताओं को पार्टियों के बजाय व्यक्तियों के बीच चयन करने की अनुमति देती है और इसके चलते पार्टी और उम्मीदवार दोनों को ही संतुलित किया जा सकता है। इसके चलते मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार और पार्टी के प्रदर्शन का आकलन कर सकता है और लोकप्रिय उम्मीदवार को तो पार्टी के समर्थन के बिना ही निर्वाचित होने का मौका मिल सकता है। इसी के चलते कई बार हम ये देखते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत जाते हैं, जो उनकी लोकप्रियता को ही दर्शाता है। हमें यह भी समझना होगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विपरीत इसमें जो श्रम बल है वह कम लगता है। इसके चलते इसे लागत प्रभावी माना जाता है और विशेष रूप से भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में तो अगर स्थिर सरकार को सुनिश्चित करना है तो इसके संदर्भ में इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग्यता को देखा जाता है। हालांकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के सकारात्मक पहलुओं के बावजूद इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसे हमें ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि इसमें अल्पसंख्यकों के बजाय बहुसंख्यकों के शासन को महत्व दिया जाता है और इसके चलते कई बार अल्पसंख्यक दल संसद या विधान परिषदों के प्रतिनिधित्व से बाहर हो सकते हैं। विशेष रूप से यह बहिष्करण तब देखा जाता है जब अल्पसंख्यक ऐसे स्थानों में निवास करते हैं जहां पे उनकी बहुलता नहीं है और इसके चलते ऐसे क्षेत्रों में जहां पे अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में विद्यमान नहीं है वहां पर उनके उम्मीदवारों के जीतने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसी के चलते हम भारतीय संसद में महिला सांसदों और विधायकों की संख्या भी कम देखते हैं, क्योंकि उनके पास भी इस प्रकार के बहुलता वाले क्षेत्र विद्यमान नहीं है, जिसके चलते अनेक बार पार्टियों द्वारा महिला सांसदों आदि को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कई बार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जातीय दलों के विकास को प्रोत्साहित करती है, जिसके चलते राजनीतिक दलों द्वारा अपनी योजनाएं, नीतियां विशेष कबीले, धर्म या क्षेत्र आदि के आधार पर बनाई जाती है। हाल के कुछ वर्षों में हम इसके संदर्भ में एक नई प्रणाली को भी देख रहे हैं, जिसके तहत यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम दो दलीय प्रणाली को बढ़ावा दे रही है, जिसमें या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी को ही प्रभुत्व हासिल हो रहा है। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का प्रभुत्व देखा गया और हाल के कुछ वर्षों में विशेष रूप से 2014 और उसके बाद से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व देखा जा रहा है। इसके चलते जो कम सांसद सदस्यों वाले राजनीतिक दल होते हैं उनका बेहतर प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, जिससे अल्पसंख्यकों के मतों की अवहेलना हो सकती है। अल्पसंख्यकों द्वारा जब यह महसूस किया जाता है कि उनका सदस्य किसी भी रूप में जीतने वाला नहीं है तो कई बार यह भी देखा जाता है कि वे अपने वोटों को बर्बाद कर देते हैं, जिसके चलते वोटों की जो महत्ता की बात की जाती है वह कई बार निरर्थक साबित हो सकती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की कुछ इन्हीं सीमाओं के चलते कई बार हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसे अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या शॉर्ट में पीआर कहते हैं, इसकी तरफ जाने की बात की जाती है। इसमें मूल रूप से इस सिद्धांत पर बल दिया जाता है कि जिस राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी के हिसाब से उसे सीटें आवंटित की जानी चाहिए।
यानी 100% में यदि किसी राजनीतिक दल को 30% वोट प्राप्त हुए हैं तो कुल 100 सीटों में से उसको सीटें 30 प्राप्त होनी चाहिए और इस प्रकार से वोटों की प्रतिशतता के अनुपात में उसे सीटें निर्धारित किए जाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रकार की प्रणाली में वोटरों के द्वारा पार्टी को वोट दिया जाता है, उम्मीदवारों को नहीं, और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसके सभी उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया जा सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के यदि हम लाभों की चर्चा करें तो इसमें सबसे बड़ा लाभ यह देखा जाता है कि इसमें डाले गए वोट और प्राप्त वोटों के अनुसार जीती गई सीटों का रूपांतरण देखा जाता है, यानी राजनीतिक दलों को जिस प्रतिशत अनुपात में वोट प्राप्त होते हैं उसी अनुपात में उसको सीटों का निर्धारण भी किया जाता है। यह एक प्रकार से सामूहिकता को भी बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों को महत्व दिया जाता है और इसके चलते यह राजनीतिक दलों के गठबंधन को प्रोत्साहन देता है। साथ ही साथ इसमें राजनीतिक दलों के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है। इसके चलते यह राजनीतिक दलों के गठन के आधार पर भी चुनाव लड़ने को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों के माध्यम से सामूहिकता को प्रोत्साहित किया जाता है, इसी के चलते इसमें वोटों के व्यर्थ होने का भी खतरा बहुत कम रह जाता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह अल्पसंख्यक दलों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह भारत में दलीय राजनीति और जातिगत राजनीति को भी दूर कर पाने में सक्षम हो सकता है क्योंकि इसमें पार्टियों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर वोट प्राप्त करने के लिए कई बार वोट बैंक की राजनीति से दूर हटने का प्रयास किया जा सकता है और इसके चलते पार्टियां अपने महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र से बाहर यानी अपने प्रभाव वाले जिलों से बाहर भी प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं, जिससे राजनीतिक दलों का अखिल भारतीय चरित्र देखा जा सकता है। यदि इसी प्रकार से सभी राजनीतिक दल वोटों की प्राप्ति करने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देंगे तो इससे अनेक बार क्षेत्रीयता का जो विकास देखा जा रहा है उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है और पार्टियों द्वारा इसमें सभी हित समूहों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा, जिससे पार्टी और विविध प्रकार के हित समूहों के बीच सत्ता के साझाकरण को भी और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समावेशीकरण की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि इस व्याख्या के साथ ही आपको यह भी समझना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की कुछ सीमाएं और नुकसान भी हैं। हमें इस बात को समझना है कि पीआर व्यवस्था की सबसे बड़ी सीमा यह देखी जाती है कि यह गठबंधन प्रकार की सरकारों और खंडित पार्टी प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिससे सरकारों में स्थिरता कम देखी जाती है, यानी यह कम स्थिर सरकार को जन्म दे सकता है जो आगे चलकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाजों में खतरा उत्पन्न कर सकता है। साथ ही साथ यह किसी पार्टी को सत्ता से बाहर करने या किसी विशेष उम्मीदवार को पद से हटाकर जवाबदेही लागू करने में भी मतदाताओं को अक्षम बना सकता है, जिसमें मतदाता राजनीतिक दलों के आधार पर अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कई बार उन्हें कम योग्य प्रत्याशी को भी चुनना पड़ सकता है। इसी के चलते मतदाताओं में इसको लेकर कई बार विरोधाभास भी देखा जा सकता है और इसकी जटिलता के चलते कई बार मतदाताओं में इसको समझने को लेकर भी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में विशेष रूप से पीआर सिस्टम को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं है। इसी के चलते चुनावी प्रशासन को लागू करने के संदर्भ में जटिलताएं सामने आ सकती हैं। विशेष रूप से तब देखा जा सकता है जब भारत में मतदाता शिक्षा पर्याप्त ना हो और मतदान कार्यकर्ताओं का भी बेहतर प्रशिक्षण ना हुआ हो, जिसके चलते समस्याएं और ज्यादा जटिल हो सकती हैं। यही कारण है कि हमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सीमाओं को समझते हुए ही कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत यह सलाह दी जाती रही है कि हम यूरोपीय देशों की तर्ज पर चुनावी मॉडल की दोहरी प्रणाली का अध्ययन करने के आधार पर कार्य कर सकते हैं, जिसमें मतदाताओं द्वारा राजनीतिक दल और उम्मीदवार दोनों को ही वोट दिया जाता है। इसमें आप विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को भी लागू करने की सलाह दे सकते हैं, जिसके माध्यम से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों ही प्रकार की प्रणालियों को अपनाने की सिफारिश की गई थी।
इसके तहत रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि हम वर्तमान लोकसभा में 25% सीटें या 136 और सीटें जोड़ सकते हैं, जिसमें जो नई जोड़े जाने वाली सीटें हैं उन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा भरा जाना चाहिए। साथ ही साथ हम जमीनी स्तर पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है, इसके लिए एक प्रायोगिक आधार पर कार्य कर सकते हैं और यदि यह प्रणाली बेहतर ढंग से कार्य करती है तो इसे लागू किया जा सकता है। आपको चुनावी प्रक्रिया और प्रणाली के संदर्भ में भी यह याद रखने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं चुनावी प्रक्रिया और प्रणाली की, तो इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी रक्षा किए जाने पर लगातार बल दिया जाता है। इसमें अधिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, पारदर्शिता की बात की जाती है, निष्पक्षता की बात की जाती है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वतंत्र, गुप्त और सार्वभौमिक मताधिकार और उसकी पहुंच की बात की जाती है। आपको यह भी समझना होगा कि चुनावी प्रक्रिया और प्रणाली के संदर्भ में कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं है जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा जा सके। मोटे तौर पर पीआर सिस्टम यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में प्रतिनिधित्व की सटीकता देखी जाती है, जबकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में स्थिरता देखी जाती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चुनाव प्रणालियां अलग अलग प्रकार के परिणाम देती हैं और किस प्रकार की चुनाव प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त है और हमें क्या इसके संकर को अपनाया जाना चाहिए, इस पर व्यापक रूप से बहस करने और चर्चा की आवश्यकता है और इसी आधार पर हम अंतिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 6 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन परियोजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से पहले से ही निर्मित सरकारी योजनाओं आदि में निजी निवेश को बढ़ावा देकर अवसंरचनागत विकास के साथ ही निर्मित परियोजना के मूल्य से लाभ लिए जाने की योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से सरकार यात्री ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, रेलवे कॉलोनी आदि में निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है और उससे लाभ उठाना चाहती है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से सरकार अवसंरचनागत विकास करने के साथ ही पहले से ही निर्मित योजनाओं के मूल्य से लाभ उठाना चाहती है, ताकि भारत की विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से निजी कंपनियां विभिन्न माध्यमों से प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती हैं और उनको इसके बदले में एक निश्चित रिटर्न दिए जाने की बात कही जा रही है। वे चाहें तो निश्चित समय के लिए किसी परियोजना अथवा परिसंपत्ति का संचालन और विकास भी कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हालांकि निजी क्षेत्र को परियोजना अवधि के समाप्त होने के पश्चात वह परिसंपत्ति सरकार को वापस करनी होगी। सरकार इसके माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत निवेश किए जाने वाले धन के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा कर रही है और साथ ही साथ यह सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देने की आशा कर रही है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 की अवधि में 6 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का भी अनुमान लगाया गया है। इसके तहत हमें राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी समझने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण रूप से भारत में 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के दृष्टिकोण से बजट भाषण 2019-20 में घोषित की गई थी और इसके माध्यम से आने वाले 5 वर्षों में 111 लाख करोड़ रुपए के कुल पूंजीगत व्यय की घोषणा की गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत द्वारा 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य सामने रखा गया और इसके तहत यह अनुमान लगाया गया कि यदि हमें अवसंरचनागत विकास के माध्यम से इसके लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आने वाले समय में हमें इसमें 100 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करना होगा और इसी के संदर्भ में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके तहत सरकारों द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि एक ओर तो हम
$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ हम इसमें अवसंरचना के क्षेत्र में आर्थिक, भौतिक और सामाजिक प्रकार की परियोजनाओं को भी शामिल कर सकें। आर्थिक भौतिक परियोजनाओं के तहत मुख्य रूप से सड़क, रेल और अन्य प्रकार की योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना संभावित है और साथ ही साथ अवसंरचनागत परियोजना में हम सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके तहत यह कोशिश की जा रही है कि इसमें जो वास्तविक आधार पर डेटा की प्राप्ति की जाए, इसको भी सशक्त किया जाना चाहिए। यही कारण है कि रियल टाइम आधार पर डेटा की उपलब्धता के लिए इसके तहत भारत निवेश ग्रिड की भी स्थापना करने पर बल दिया गया है। इस प्रकार की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से न केवल भारत आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देना चाहता है, साथ ही साथ विशेष रूप से अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने की भी योजना को प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत जो निवेशकों द्वारा निवेश किया जाएगा वह विविध प्रकार से रोजगार सृजन और प्रोत्साहन को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ मुख्य रूप से बड़े बड़े शहरों के साथ ही कृषि क्षेत्र आदि में भी अवसंरचनागत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में अवसंरचनागत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जो आगे चलकर समावेशी विकास की संकल्पना को भी आगे बढ़ा सकता है। जब हम बात करते हैं भारत निवेश ग्रिड की, तो यह मुख्य रूप से अवसंरचनागत क्षेत्र में वास्तविक समय के आधार पर निवेश के अवसर को प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिसके तहत एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने की बात कही गई है जो संवादात्मक होगा और इसको गत्यात्मक ऑनलाइन मंच के रूप में भी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह एक निवेश प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा और साथ ही साथ अवसंरचनागत परियोजनाओं के संदर्भ में जिस प्रकार की देरी देखी जाती है उसको कम किए जाने के दृष्टिकोण से भी परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए भारत निवेश ग्रिड की महत्ता को समझा जा सकता है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से मुख्य रूप से सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की संपत्ति में मुद्रीकरण की योजना को सामने रखा गया है। साथ ही साथ इसमें दूरसंचार, खनन, विमानन, बंदरगाह, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, गोदाम आदि को भी मुद्रीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि जो पहले से बनी हुई सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियां हैं उनमें किए गए निवेश के मूल्य को अनलॉक किया जा सके, जिसे बाद में सार्वजनिक निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तहत निजी क्षेत्र के संस्थागत और दीर्घकालिक पूंजी का भी दोहन किए जाने की बात की गई है और इससे जो हम मुद्रीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण को सक्षम करेंगे वह आगे चलकर विविध प्रकार के सामाजिक आर्थिक लाभों को भी प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार की संपत्ति मुद्रीकरण की योजना को एक ऐसे वित्त पोषण तंत्र के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल निजी क्षेत्र की संसाधन क्षमता का दोहन कर सकता है, अपितु यह सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को भी नवीन रूप में प्रस्तुत कर सकता है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं निजी क्षेत्र की, तो मुख्य रूप से निजी क्षेत्र अपने संसाधनों की क्षमता करने के साथ ही उनको आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलित करने की क्षमता भी रखता है, जिसको यदि सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों में प्रयोग किया जा सके तो भारत में मुख्य रूप से अवसंरचनागत क्षेत्र में नवीन बदलावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके तहत न केवल वित्तीय और रणनीतिक निवेशकों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किए जाने की योजना है, साथ ही साथ आम लोग भी इस परिसंपत्ति वर्ग में भाग लेने में सक्षम हो सकें, इसको भी स्थापित किए जाने की योजना है। इससे निवेश के नवीन रास्ते भी खुलेंगे और आगे चलकर बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि इस परिचर्चा के साथ आपको यह भी समझना है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी के माध्यम से इस साल सरकार कम से कम 88,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य रख रही है और बजट के माध्यम से पहले ही सरकार विनिवेश से लगभग 1,75,000 करोड़ के लक्ष्य की प्राप्ति को रखे हुए है, जिसे एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि 1.75 लाख करोड़ की प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वह कोरोना के चलते चुनौतियों से युक्त देखा जा रहा है।
अभी तक सरकार के द्वारा एक भी पीएसयू सरकारी कंपनी का पूरी तरीके से बिक्री नहीं किया गया है और साथ ही साथ मंदी की स्थिति में परिसंपत्तियों का किस प्रकार का मूल्य निर्धारित किया जाएगा और इसकी ऑडिट व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, इसको लेकर भी चिंताएं विद्यमान हैं। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से अनेक परिसंपत्तियों को सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को 60 वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जा सकता है, किंतु इन 60 सालों की अवधि में जिन शर्तों का पालन किया जाएगा, क्या उनको सही ढंग से निर्धारित किया जाएगा अथवा नहीं, और यदि इन शर्तों को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए हानि हो सकती है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में हम मंदी की अवस्था को देख रहे हैं और सामान्य रूप से मंदी के काल में जो परिसंपत्तियां होती हैं उनका मूल्यांकन अपने आप ही कम हो जाता है। उनके लिए जो बोली लगाई जाती है वह दरें भी कम हो जाती हैं और इस प्रकार से यदि मंदी की स्थिति में परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा तो सामान्य स्थिति आने पर इसके माध्यम से सरकारों को घाटा हो सकता है और इसके खरीदने वालों को व्यापक लाभ हो सकता है। यानी इसके तहत अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं, इनको ही हमें ध्यान रखते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के ही मध्य लाभ और जोखिमों का सही रूप से वितरण किया जा सके। इसके लिए बेहद जरूरी है कि सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी को बेहतर ढंग से प्रबंधित और संचालित कर सके और इसके संदर्भ में सरकार के द्वारा पहले भी 2014 में एक शीर्ष निकाय बनाए जाने की बात की गई थी, जिसको अब लागू किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से सरकारों द्वारा पहले जो निवेश किया गया है या फिर जो विनिवेश की शर्तें आदि तय की गई हैं उसके आधार पर जो विनिवेश आदि किया गया है उससे सीख लेते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है, तभी भविष्य में अवसंरचनागत विकास को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है। हालांकि अवसंरचनागत ढांचा विकास के संदर्भ में आपको ये समझने की जरूरत है कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना बुनियादी ढांचा विकास में एक सही कदम है जो न केवल निवेश का बेहतर उपयोग कर सकती है, इसके माध्यम से रोजगार सृजन और उपयुक्त वातावरण का भी निर्माण किया जा सकता है। बस हमें इसकी चुनौतियों को ध्यान में रखना है और चुनौतियों के निवारण करते हुए ही कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करेंगे गिद्ध और उसकी उपयोगिता पर। हाल के समय में हम गिद्धों के संरक्षण पर काफी बल दे रहे हैं क्योंकि भारत में गिद्धों की उपयोगिता महाकाव्य काल से ही देखी जा रही है। हमने रामायण और महाभारत आदि में भी इनका वर्णन सुना है। विशेष रूप से रामायण में तो जटायु और संपाति के रूप में गिद्धों की उपयोगिता का बखान किया गया है। हालांकि इनकी व्यापक उपयोगिता के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से 1990 के बाद से ही गिद्धों की जनसंख्या में 95% से अधिक की कमी देखी गई है। वर्तमान में गिद्धों के समक्ष विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है, जिनको विलुप्त होने से बचाए जाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत में गिद्ध लुप्त क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर कई प्रकार के मिथकों का भी योगदान है, क्योंकि इन्हें अनेक व्यक्तियों के द्वारा बीमारी के स्रोत के रूप में देखा जाता है, इनको एक दुर्भाग्य के सूचक के रूप में देखा जाता है और इसी के चलते इनसे दुर्व्यवहार करने की घटनाओं में भी वृद्धि देखी जाती है। चूंकि गिद्ध मृत शरीरों पर निर्भर होते हैं, इसी के चलते समाज में इनको लेकर दृष्टिकोण भी सही नहीं है और इन्हीं कारणों के चलते अनेक बार अनेक गिद्धों को मारे जाने की घटनाओं में भी महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि देखी जाती है, बावजूद इसके कि गिद्धों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। हमें यह भी समझना होगा कि गिद्ध एक सामाजिक प्राणी है जिनकी औसत आयु 10 से 30 वर्ष देखी जाती है। इनका शरीर काफी बड़ा होता है, जिसके चलते इनके द्वारा घोंसले ऊंचे पेड़ों अथवा चट्टानी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। हालांकि प्रजनन करने के मामले में यह अधिक सक्रिय नहीं होते हैं, जिसके चलते इनकी जनसंख्या पहले से ही कम होती है। यही कारण है कि इनकी संख्या को बचाए जाने की आवश्यकता है। प्रकृति के द्वारा इन्हें बेहतर नजर और सूंघने की शक्ति दी गई है, जिसके चलते इनके द्वारा मृत शरीर को बहुत दूर से ही पहचान लिया जाता है और चूंकि इनकी पाचन तंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली होता है, इसके चलते ये मांस को अच्छी तरीके से पचा पाते हैं और बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आदि का भी नाश कर देते हैं। भारत में गिद्ध की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि वर्तमान में अधिकांश गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। लुप्त प्राय होने के संदर्भ में आपको ये जानने की आवश्यकता है
कि भारत में गिद्ध की जनसंख्या में कमी का एक महत्वपूर्ण कारक एक दवा है जिसे हम डाइक्लोफिनेक दवा के रूप में जानते हैं। मुख्य रूप से डाइक्लोफिनेक दवा को पशुओं को दर्द निवारण के रूप में दिया जाता है। हालांकि गिद्धों के लिए काफी हानिकारक है, जिससे उनकी किडनी खराब हो जाती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। गिद्धों के संदर्भ में अनेक बार यह भी देखा जाता है कि गिद्धों के शरीर के अंगों को भी अनेक बार चिकित्सा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके चलते इनका शिकार कर लिया जाता है। मानव द्वारा हाल के वर्षों में जिस प्रकार से खनन किया जा रहा है, खनन के लिए चट्टानी आदि क्षेत्रों में विस्फोट किए जाते हैं और निर्वनीकरण किया जाता है, उससे भी इनके घोंसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इन खतरों के बावजूद गिद्धों की पारिस्थितिकी तंत्र में जिस प्रकार की भूमिका है, उसको देखते हुए इनके संरक्षण के लिए प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण रूप से इनके द्वारा मरे हुए जानवरों का मांस खाया जाता है और यदि उन मरे हुए जानवरों का मांस समयबद्ध आधार पर खाया ना जाए तो वह लंबे समय तक पड़े रहने से सड़ सकता है, जिससे अनेक बीमारियां फैल सकती हैं और जल निकायों को भी हानि पहुंच सकती है। यही कारण है कि गिद्धों की संख्या को बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से भारत द्वारा अनेक प्रयासों को किया जा रहा है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल 2006 में तब की गई थी जब पशुओं के दर्द निवारण की दवा डाइक्लोफिनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही साथ गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए भारत ने अक्टूबर 2020 में गिद्ध संरक्षण एक्शन प्लान 2020-25 भी अपनाया और अनेक राज्यों ने गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनेक ब्रीडिंग सेंटर्स की भी स्थापना की है। हाल के समय में गिद्धों को डाइक्लोफिनेक मुक्त भोजन दिया जा सके, इसके लिए एक नवीन संकल्पना के तहत कार्य किया जाता है, जिसे हम वल्चर रेस्टोरेंट के रूप में जानते हैं। इसके तहत वल्चर्स को डाइक्लोफिनेक मुक्त भोजन प्रदान किया जाता है और उनको बीमारी के खतरे से बचाते हुए उनके भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिद्धों को बचाए जाने के संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के चलते सितंबर माह के पहले शनिवार को हर साल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस साल गिद्ध जागरूकता दिवस 4 सितंबर को है और इस पृष्ठभूमि में ही हमें गिद्धों के महत्व को समझते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसी के साथ हम पेज नंबर 6 और पेज नंबर 9 में दिए गए दो अन्य आलेखों और एडिटोरियल की भी चर्चा करेंगे, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में ही आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए सीरियल ब्लास्ट पर। हाल के कुछ महीनों में अफगानिस्तान लगातार चर्चा में बना हुआ है और हमारे द्वारा भी पिछले कुछ महीनों से लगातार इस बात पर चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से अफगानिस्तान की स्थितियों में बदलाव देखा जा रहा है। इसके तहत हमने इस बात पर चर्चा की है कि किस प्रकार से तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया गया और किस प्रकार से भारत के समक्ष विकल्प भी कमजोर होते जा रहे हैं। इसके संदर्भ में आप 9 जुलाई 2021, 14 अगस्त 2021 और 24 अगस्त 2021 आदि के डेली न्यूज एनालिसिस को देख सकते हैं और विशेष रूप से अफगानिस्तान की स्थिति और भारत के विकल्पों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आज की परिचर्चा में महत्वपूर्ण रूप से काबुल एयरपोर्ट के ब्लास्ट और साथ ही साथ ISIS-K के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इन हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और करीब 18 जख्मी हो गए हैं। हमलों में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें बहुत सारे अफगान भी हैं। हमले की जिम्मेदारी ISIS यानी इस्लामिक स्टेट द्वारा ली गई है। महत्वपूर्ण रूप से इस्लामिक स्टेट से जुड़े खुरासान गुट को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। पेंटागन की सूचना के अनुसार काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एब्बे गेट पर पहला धमाका हुआ। उस समय वहां देश छोड़कर जाने की जद्दोजहद में जुटे लोगों की भारी भीड़ जमा थी। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के पास बैरन होटल के नजदीक दूसरा धमाका हुआ और पेंटागन के मुताबिक मरने वाले लोगों में अनेक अमेरिकी भी शामिल हैं। यह बताया जा रहा है कि हमलों को अंजाम देने में फिदाइन भी शामिल थे, क्योंकि तालिबान की वापसी के बाद से
ही काबुल एयरपोर्ट पर लगातार अफरा तफरी मची हुई है, किंतु अब धमाके के बाद वहां पे हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इसकी पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि एयरपोर्ट पर जल्द ही कोई आतंकी हमला हो सकता है, जो अब सही साबित हुआ है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अमेरिका द्वारा भले ही अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाया जा रहा हो, किंतु काबुल एयरपोर्ट अभी भी अमेरिकी सेना के ही अंतर्गत है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ब्लास्ट से कुछ देर पहले ही काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे इटली के सैन्य विमान पर भी फायरिंग की गई थी। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि 26 अगस्त से ही अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने काबुल एयरपोर्ट के आसपास जमा लोगों को वहां से हट जाने की अपील की थी, क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि कोई ना कोई आतंकी हमला हो सकता है। इसी के चलते अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के द्वारा अपने नागरिकों को एडवाइजरी भी जारी की गई थी। हालांकि इसके बावजूद ये हमला देखा गया है, जो काफी चिंता का विषय है। इसके संदर्भ में कई देशों की खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी है कि इस मामले के संदर्भ में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको समझे जाने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान की, तो इसको इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के रूप में भी जाना जाता है, जो महत्वपूर्ण रूप से इस्लामिक स्टेट कहे जाने वाले चरमपंथी संगठन का क्षेत्रीय सहयोगी है। यह महत्वपूर्ण रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय है और यह है अफगानिस्तान के सभी चरमपंथी संगठनों में सबसे ज्यादा खतरनाक और हिंसक माना जाता है। आपको यह भी समझना है कि इसकी स्थापना मूल रूप से 2015 में तब की गई थी, जब इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट अपने चरम पर था और उसके द्वारा व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया गया था। आपको यह भी समझना है कि हाल के सालों में जो कुछ सबसे ज्यादा जानलेवा हमले हुए हैं, उसके लिए इस्लामिक स्टेट की खुरासान शाखा को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके द्वारा लड़कियों के स्कूल, अस्पताल और यहां तक कि मैटरनिटी वार्ड आदि को भी टारगेट बनाया गया है, जिसके चलते यह काफी चरमपंथ माना जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ISIS-K के द्वारा तालिबान के विपरीत अपनी हदों को अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रखा गया है, क्योंकि यह संगठन इस्लामिक स्टेट के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका मकसद पश्चिमी, अंतर्राष्ट्रीय और मानवतावादी ठिकानों को निशाना बनाना है, चाहे वे कहीं भी स्थित हों। मूल रूप से यह अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नगरहार में सक्रिय है। हालांकि इसके द्वारा अफगानिस्तान के नशीले पदार्थों के कारोबार और मानव तस्करी आदि पर भी कब्जा रखने का प्रयास किया जाता है। किसी जमाने में इसके पास 3000 से ज्यादा लड़ाके हुआ करते थे। हालांकि तालिबान, अफगान सुरक्षा बल और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के साथ होने वाली मुठभेड़ों से इसे काफी नुकसान हुआ है, किंतु अब तालिबान की सत्ता के आने के पश्चात उसके द्वारा फिर से सक्रियता को बढ़ा दिया गया है, जिससे भारत जैसे देशों के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से यह किस प्रकार भिन्न है? क्या भारत के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम में स्थानांतरित होने का समय आ गया है? समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 अंक, 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? चर्चा करें कि यह योजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के ऊपर किस तरह आधारित होगी। 15 अंक, 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विशेषताओं और भिन्नता के तत्व को स्पष्ट करेंगे। फिर आप भारत के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम व्यवस्था से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम में स्थानांतरित होने के संदर्भ में कुछ तर्कों को देंगे और इसमें कुछ भावी उपायों और सुझावों की भी चर्चा करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के उद्देश्य, घटक और महत्व की व्याख्या करेंगे। फिर आप नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की चुनौतियों और इसके बेहतर कार्यान्वयन के संदर्भ में कुछ सुझावों को भी देंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।